बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेज फर्स्ट ईयर में हम चैप्टर 5 सप्लाई के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें बेटे हमने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, राइज एंड फॉल, लॉ ऑफ सप्लाई जो हमने पढ़ लिया है। आज इस चैप्टर सप्लाई का हमने बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जी, चैप्टर 5 है बेटे सप्लाई, और आज इसमें जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये बेटे उसी पैटर्न पे चैप्टर है और टॉपिक बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि आपने डिमांड के बारे में पढ़ा था। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने पढ़ा है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P। इसे बेटा कहते हैं सप्लाई फंक्शन। इसमें P जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब सप्लाई प्राइस में चेंज से सप्लाई में चेंज आए तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि रेस्पोंडिंग बिहेवियर ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस के बदलने से, इस वेरिएबल के चेंज होने से जब सप्लाई चेंज है तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है बेटे, वो है इलास्टिसिटी। यानी सप्लाई जो है वो प्राइस के असर को कबूल करती है। इसके बाद जो सप्लाई के जब हम पढ़ लेते हैं तो अगला अहम तरीन नुक्ता आ जाता है कि सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मेजरमेंट, कि हम उसे उसकी पैमाइश कैसे करते हैं। डिमांड के चैप्टर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था और पढ़ा था कि देयर आर 3 मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें बेटा मेथड 3 नहीं है, बल्कि इसमें मेथड हैं 2। नंबर 1 है परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और सेकंड है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इकाई का तरीका ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का एक तरीका परसेंटेज मेथड, फीसद का तरीका है, और दूसरा जो है बेटे यूनिटरी मेथड यानी इकाई का तरीका। जो परसेंटेज मेथड है ये बिल्कुल वैसा वही है जो कि आपने डिमांड में पढ़ा है, और इसका बेटा एक ही फार्मूला हम लिखते हैं कि ES इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे पहले जो था डिमांड के चैप्टर में, उसमें ED लिखा था हमने जहाँ पर, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे हमने लिखा है ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसको जब आप वर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे जी परसेंटेज मेथड रेफर्स
the ratio between percentage change in quantity of supply and percentage change in price। यानी फ़ीसद के तरीक़ा से मुराद ये है कि मिक़दार रसद में फ़ीसद तब्दीली और कीमत में फ़ीसद तब्दीली के माबैन पाई जाने वाली शरह। तो बेटे आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका परसेंटेज मेथड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी आप इसे डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद आप यही फार्मूला लिख देंगे। और सेम ये वही फार्मूला है बेटे जो कि आपने इससे पहले डिमांड के चैप्टर में से पढ़ा था। तो इसमें ये मेथड तो हमारा हो गया। उसके बाद हम यूनिटरी मेथड की बात करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए इकाई का तरीका। जी इसमें बेटे हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बाद लिखेंगे यूनिटरी मेथड। और ये वही यूनिटरी मेथड है जो आपने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमने बात डिमांड की थी और यहाँ पे हम बात करेंगे सप्लाई के हवाले से। तो आप एक लम्हे के लिए डिमांड याद करेंगे। डिमांड के चैप्टर उसमें हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड में कि ES इज़ इक्वल टू 1, ED इज़ लेस देन 1 एंड ED इज़ ग्रेटर देन 1। यही तीन ऑप्शन हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़े थे। और वहाँ पर जो था यूनिटरी मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इसमें बेटे आप इसकी जगह पे जो है यानी कि जहाँ जहाँ आपने ED लिखा हुआ है वहाँ पे आप ES लिख देंगे। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन हो जाएंगे। ES इज़ इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन ES इज़ लेस देन 1 एंड ES इज़ ग्रेटर देन 1। ये बेटे आपके पास यानी कि इसको आप लिखेंगे इकाई के बराबर रसद की लचक, और इसको आप लिखेंगे इकाई से कम रसद की लचक, और ये है बेटा इकाई से ज़्यादा, इकाई से ज़्यादा जी। और इसमें जो है बेसिकली इकाई से कम का मतलब होता है लेस इलास्टिक, इकाई से ज़्यादा ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है मोर इलास्टिक, और लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक का जो बुनियाद है वो सप्लाई के करस्पॉन्स करना है। अगर सप्लाई प्राइस के बाद अगर सप्लाई रिस्पॉन्स करती है, ज़्यादा चेंज हो जाती है तो मोर इलास्टिक हो जाता है, और अगर कम चेंज होती है तो लेस इलास्टिक हो जाता है। और अगर डिमांड सप्लाई में चेंज और प्राइस में चेंज सेम रेट से आती है कि दोनों में इक्वल चेंज आए तो फिर इससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होता है। जिस तरह से तीनों में फंक्शन एक ही होता है, इसमें बेटे वही है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, और इसमें भी QS इज़ द फंक्शन ऑफ P, और यहाँ भी है QS इज़ द फंक्शन ऑफ P। फ़र्क बेटा इन तीनों में जो होना है वो ये है कि ES इज़ इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि जो चेंज प्राइस में आएगी उतनी ही चेंज जो है वो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में होगी, यानी चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इक्वल होंगे। तो इस सेंस को कहते हैं ES इज़ इक्वल टू 1।
अब यहाँ हमने बात की है ई एस इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये है कि सप्लाई ने कम रिस्पॉन्स करना है, कम चेंज होनी है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज, सप्लाई में कम चेंज। या यूँ भी आप लिख सकते हैं कि चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस। यानी दोनों ऑप्शन जो हैं आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही बनता है और वो ये है कि जिस रेशो से प्राइस चेंज होगी उससे कम रेशो से जो है सप्लाई चेंज होगी। तो इसे हम लेस इलास्टिक कहते हैं। और तीसरा जो है बेटे मोर इलास्टिक का, इसमें आप लिख सकते हैं कि चेंज इन सप्लाई इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यानी कि सप्लाई ज़्यादा रेट से चेंज होगी। या ये लिख सकते हैं कि चेंज इन प्राइस इज़ लेस देन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। दोनों का मतलब एक ही बनता है, चाहे आप उसे जिस सेंस में भी लिख दें, उसकी ग्राउंड रियलिटी को आपने याद रखना है। और वो ये है कि अगर प्राइस और डिमांड में इक्वल रेट से चेंज आएगी तो इकाई के बराबर, अगर सप्लाई कम चेंज होगी तो लेस इलास्टिक, सप्लाई ज़्यादा चेंज होगी तो मोर इलास्टिक मीन ग्रेटर देन 1। अब आप इसी सूरत को जो है आप टेबल फॉर्म में लेके आए, जिसमें आपने पहले ये शो करना है, पहले वाले में इसमें कि जिस रेट से प्राइस चेंज होगी उसी रेट से सप्लाई चेंज होगी। अच्छा, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, मसलन आप यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं 5 और ये आप ले लेते हैं 100। प्राइस को आप 10 करें तो ये हो जाती है पर क्या 200, ठीक है। यानी प्राइस भी डबल हुई और सप्लाई भी डबल हो गई। तो ये ई एस इज़ इक्वल टू 1, यानी जिस शरह से प्राइस चेंज हो उसी शरह से जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी चेंज हो, तो ई एस इज इक्वल टू 1। दोनों में चेंज रेट इक्वल होना चाहिए। प्राइस भी 5 से 10 हुई, डबल हो गई, और सप्लाई भी 100 से 200 डबल हो गई, ठीक है जी। इसके बाद बेटे इसमें आपने जो बात शो करनी है वो ये है कि प्राइस में चेंज जो है वो ज़्यादा और सप्लाई उसको कम रिस्पॉन्स करेगी। यहाँ प्राइस लिखें, यहाँ पे आप सप्लाई लिखें। अगर इसी में आप लेना चाहें तो ये भी हो सकता है, कोई और वैल्यू लेना चाहें मसलन प्राइस है 10, ठीक है जी, तो आप इसे ले लें 20। प्राइस 10 और जो है सप्लाई 20। प्राइस को आप 5 गुना बढ़ा दें, यानी 5 से कर दें आप इसे 50 और इसे आप कर दें 30। अब आप ये देखें कि ये इसलिए लेस इलास्टिक है कि प्राइस 5 टाइम इंक्रीज़ हुई है, जबकि रिस्पॉन्स में सप्लाई जो है वो हाफ यानी डबल भी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि सप्लाई में, यानी जिस तरह मैंने आपको लिख के दिया था कि चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई, तो ये देखें चेंज इन प्राइस इज़ ग्रेटर देन चेंज इन सप्लाई, या चेंज इन सप्लाई इज़ लेस देन चेंज इन प्राइस। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों सूरतों में आप लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो बेटे है वो है मोर इलास्टिक का, और मोर इलास्टिक में जो है आप इसमें आप ये शो करेंगे कि सप्लाई ने ज़्यादा रिस्पॉन्स करना है। आप यही वाला जो टेबल आप ले चुके हैं ये भी आप लिख सकते हैं, पी है, क्यू एस है, आपने 10 पे इसको 20 ले लिया, तो आप प्राइस को आप कर दें 20, यानी डबल किया आपने, इसको आप कर दें 100, तो ये 5 टाइम बढ़ गई है, मीन कि ये मोर इलास्टिक है।
तो तीनों टेबल मैंने एक ही वक्त में पहले आपको तीनों जो है वो कैटेगरीज बताई हैं, फिर तीनों को डिफ़ाइन करके बताया। अब आपने तीनों को जो है वो डायग्राम की शक्ल में देखना है कि मोर इलास्टिक का क्या होता है। ये पहले इक्वल वाला आप बनाएं। इक्वल में बेटे आपने ये 0 y एक्सिस x एक्सिस, इस पे आप प्राइस लेते हैं जी आप 5, 10, 15 और इससे आप लेंगे 100, 200, 300। तो पहला पॉइंट जो बेटे है वो है 5 और 100 का, आप 5 और 100 को मिलाएंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 10 और 200 को मिलाएंगे, तो ये कर्व आपके पास एस कर्व बनता है और ये शो कर रहा है ES = 1 कि रसद की लचक जो है वो इकाई के बराबर है। इसके बाद बेटे आप ये जो डायग्राम है इसका आप जहाँ पे बना दें कि इसमें आप शो करेंगे लेस इलास्टिक को 0 x एक्सिस, y एक्सिस, प्राइस यहाँ लेंगे, यहाँ सप्लाई लेंगे। प्राइस आप ले रहे हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50 और यहाँ पे आप लें बेटा 10, 20, 30। पहली पॉइंट जो है वो 10 पे 20, आप 10 और 20 को मिलाएंगे, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। और उसके बाद है 50 और 30 को, तो ये आपका पास ये कर्व बनेगा SS कर्व, जो कि लेस इलास्टिक होने को ये जाहिर कर रहा है। अच्छा, तीसरा जो है बेटे वो उसमें आप जो है शो करेंगे कि जिसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा, प्राइस कम रेट से चेंज हो रही है, जबकि सप्लाई जो है ये ज़्यादा चेंज होगी। तो आप इस डायग्राम को यहाँ शो करेंगे। 0 x एक्सिस, y एक्सिस प्राइस है, ये सप्लाई। प्राइस आप लें 10, 20, 10, 20, 30 और इसे आप लें 20, 40, 60, 80, 100। जी, पहली है 10 पे 20, आप इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें 10, 20। उसके बाद है बेटे 20 पे 100, 20 और 100। तो आप इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा सप्लाई का। जी, ये बेटे है ES = 1 और ये है ES is less than 1 और ये डायग्राम जो है बेटा वो है ES is greater than 1। तो बुनियादी तौर पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के दो तरीके आपको मैंने बताए हैं। एक परसेंटेज मेथड है और दूसरा जो है वो यूनिटरी मेथड है। परसेंटेज मेथड बेटे जस्ट जो है एक फार्मूला है और उस फार्मूले में आपने इलास्टिसिटी लिखकर नीचे जो है आपने उसको लिख दिया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद जो यूनिटरी मेथड है इसके 3 स्टेप हैं, यानी ES = 1, ES is less than 1 एंड ES is greater than 1। तो ये बेटे आपका सवाल जब आपसे पेपर में पूछा जाता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ इज़ इट मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। तो इसके बाद ये सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तो इसके आंसर में आपने बेटा यही 3 स्टेप लिखने हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब उसमें तरीक़ाकार इसको एक्सप्लेन करने का वही है कि पहले आप ES = 1 लिखते हैं,
पहले आपने उसको वर्डिंग में बताना है, फिर आपने उसे टेबल में बताना है, फिर उसके डायग्राम उसको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है कि इसको आपने पहले वर्डिंग में बताना है, फिर टेबल है, फिर ये डायग्राम है और ये फिर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट यानी एक स्टेप ES इज़ इक्वल टू 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटे आप ES इज़ लेस देन 1 की हेडिंग लिखेंगे। पहले आप उसको वर्डिंग में बताएंगे, उसके बाद ये टेबल बनाएगा। टेबल के बाद आपसे डायग्राम की शक्ल में डायग्राम एक्सप्लेनेशन, डायग्राम के बाद उसके एक्सप्लेन कर देना है, तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तीसरा स्टेप जो है ED इज़ ग्रेटर देन 1, पहले डिफ़ाइन करना है आपने, उसके बाद उसे आपने टेबल है, टेबल के बाद डायग्राम है, डायग्राम के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर बेटे और भी हैं, और वो ये हैं कि एक चीज़ हम ज़हन में लाते हैं कि ये जो हमारी सप्लाई है यानी कि रसद, इसमें चेंजेस कब आती हैं। तो इस सवाल का जवाब एक तो हम अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई, कि रसद में तगय्युर के या तब्दीली की 2 सूरतें होती हैं। एक तो प्राइस की वजह से होती है और दूसरी जो है होती है अदर फैक्टर से। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये जो अदर फैक्टर हैं कि वो कौन से अदर फैक्टर हैं, यानी कि जो राइज एंड फॉल जिनकी वजह से होता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो प्राइस है, वो तो प्राइस बेस है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो प्राइस के अलावा हैं जिनसे राइज एंड फॉल होता है। तो फॉर एग्जांपल है जी, पहला है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेम प्राइस पे भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जब चेंज होती है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाती है, और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से यानी जब वो उसके ऊपर ख़र्च कम आ रहा होता है, जब आसानी से मिल जाते हैं, तो अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसी सेम प्राइस पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और इसके बरक्स अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद बेटा अगला एक है कि प्रोडक्शन टेक्निक। अगर प्रोडक्शन टेक्निक चेंज हो जाए तो उससे ये भी बराह रास्त सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पे असर अंदाज होती है। अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, कोई सस्ता तरीका पैदाइश आ जाता है, तो उससे कास्ट ऑफ अपना सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है, हेट्रिक है, तो सप्लाई या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा जो अपना ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट भी हमारे सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट है और चीपर है यानी सस्ता है, तो ये सप्लाई ऑफ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में इजाफे का सबब बनती है। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन महंगे हैं, हाई प्राइस वाले हैं, तो सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा नेशनल डिसास्टर है, कुदरती आफात की सूरत में भी जो सप्लाई पर असरअंदाज होती हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई फ्लड आ जाता है, वॉर है, कोई है, तो ये भी बराह रास्त सप्लाई में कमी का या इजाफे का बायस बनती हैं। उसके अलावा जो बाज़ औक़ात हमारे जो कंट्री के सर्कमस्टांसेस हैं, ये भी इफ़ेक्ट ये भी असरअंदाज होते हैं सप्लाई पर, कि उसमें सरमायाकारी का रेट कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सरमाया का इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ जाता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट रेट कम हो जाता है, कम हो तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है मुल्क के हालात पर। इसके अलावा टैक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी प्राइस के अलावा, कि टैक्स हमारी सप्लाई को बराह रास्त मुतासर करते हैं। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे टैक्स कम कर दे तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है, सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ कर दी जाती है। और अगर टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो, हाई टैक्स अगर चार्ज किए जाएं, तो ये भी सप्लाई में कमी का बायस बनते हैं। तो ये बच्चे कुछ चीज़ें थी जो आपको बताने वाली। हमारा सप्लाई का चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में सप्लाई यानी रसद के चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।